हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है। तो जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो एटॉमिक फॉर्म में था, एक सिंगल एटम्स के फॉर्म में था। ठीक है, अब बात करें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज ड्यू टू बल्क ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होगी ये बल्क की वजह से होती है भी। जैसे कि अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल स्टेट की, तो एक पार्टिकल की तो कोई फिजिकल स्टेट नहीं होगी, तो गैसियस स्टेट में ही होगा, है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि वाटर है, तो वाटर अकेला वाटर कोई ना, वहां पर भी अनकाउंटेबल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं उसकी फिजिकल स्टेट जानना चाह रहा हूँ। मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिलहाल वो सॉलिड स्टेट में है, मैं उसको मेल्ट करना चाहता हूँ। मेल्ट करने का मतलब क्या होगा कि मुझे उन एटम एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो फिर से क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। तो समझ में आया। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअल में ड्यू टू बल्क की वजह से होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले आता है हमारी फिजिकल स्टेट। ठीक है, कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो बिस्मिथ है, इन सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, exist in gaseous state at room temperature, at room temperature while rest rest members कह सकते हो, members exist in solid state, exist in solid state। तो देखो क्या कहता है कि भाई जो नाइट्रोजन है हमारे पास एक्चुअल में है कौन कौन, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। ठीक है, तो ये सब तो किस में एग्जिस्ट कर गए, सॉलिड स्टेट में। और जो नाइट्रोजन है वो किस में एग्जिस्ट करता है, गैसियस। क्लियर है। तो कहते हैं कि भाई ऐसे क्या खास बात होगी कि सिर्फ अकेला नाइट्रोजन अलग रख दिया गया, है ना। नाइट्रोजन अकेला गैसियस में और बाकी सब सॉलिड में, फॉस्फोरस भी इसका साथ देने के लिए नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ। तो अब आपको पता है कि जो फिजिकल स्टेट है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है, वो डिपेंड करती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। तो ठीक है, तो पार्टिकल पार्टिकल का, अब ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो एटम एटम के बीच का फोर्स नहीं देखना हमने किसका फोर्स देखना है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। मतलब एक नाइट्रोजन ये हो गया तो दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया, इनके बीच का जो वंडरवाल फोर्स है हमें वो चेक करना है। तो कहता है कि भाई नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि भाई इसमें जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो वंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक होंगे, जबकि जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनमें जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। उसी की वजह से क्या होगा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा है ना। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है जबकि इन सब का क्या होगा, साइज लार्ज होता है। ठीक है, तो ड्यू टू लार्ज साइज they have stronger intermolecular force of attraction, while in case of nitrogen due to its small size the interparticle force of attraction is too weak to exist in gaseous state। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इतना कम हो गया कि वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला तो N2 है, बट बाकी सबके 4 4 4 क्यों आ गए, है ना। P4, आर्सेनिक 4, एंटीमनी 4, बिस्मिथ 4। तो इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना, वरना फिर मैं जब ये टॉपिक आएगा तब ये समझाऊंगा कि भाई ये इनकी जो एटोमिसिटी है, इसको एटोमिसिटी बोलते हैं, कि जो इनकी एटोमिसिटी है वो 4 होती है, जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी एटोमिसिटी 2 क्यों होती है, ये डिफरेंस किस वजह से है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि ये सब इनकी जो फिजिकल स्टेट है, लिख सकते हो कि सॉलिड में क्यों होगा, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, देयर लार्ज साइज हैव stronger interparticle या stronger molecular force of attraction, molecular force of attraction। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो गैसियस स्टेट है वो क्यों होगी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड उससे क्या होगा, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही वीक होगा,
जिसकी वजह से ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज में, तो फर्स्ट तो हो गई हमारे पास फिजिकल स्टेट, सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। तो अब जो मेटालिक और जो नॉन मेटालिक है, अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप 14 के साथ, तो भाई जो ग्रुप 14 के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तब ये ज्यादा मेटालिक होंगे कि उनसे कम होंगे, या फिर जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तब इनके जो मेटालिक और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं पहले तो ग्रुप 14 के साथ, ठीक है, तो क्या लिखूंगा कि दीज आर लेस मेटालिक, these are less metallic than corresponding element of group 14। ठीक है। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट है वो लेस मेटालिक होंगे किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में। अब ये बात क्यों होती है, ऐसा क्यों भी, मेटालिक मेटल्स कौन होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, बट हम कल पढ़ चुके हैं कि ग्रुप 15 की जो टेंडेंसी है लॉस करने की बहुत ही कम होती है, और उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज या फिर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो लिख सकते हो आप ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, या फिर लिख सकते हो ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो ग्रुप 14 वाले होंगे वो ज्यादा मेटालिक होंगे, ग्रुप 15 के कम हो जाएंगे। लेफ्ट टू राइट हमेशा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप their tendency to lose electrons, their tendency to lose electrons increases। जिनकी टेंडेंसी है लूज करने की वो इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज। So metallic character increases, so metallic character increases। तो जो मेटालिक कैरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और जो बिस्मुथ है, तो क्या कहता है कि जो नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है वो तो क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स ही रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते हैं, पॉजिटिव आयन बहुत ही रेयर केस में बनाएंगे, या ये कह सकते हो कि नहीं बनाएंगे। आर्सेनिक और जो एंटीमनी होंगे वो मेटालॉइड्स होंगे, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की कंडीशन प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं। जबकि जो बिस्मिथ होगा वो मेटल ही होगा, पॉजिटिव आयन ही बनाएगा ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज एंड हैव हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे और जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो किस तरीके से वेरी करेंगे। ठीक है। नंबर 3 आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। तो अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, अब ये कैसे वेरी करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम उसको एज्यूम करें कि वो सॉलिड स्टेट में ना, मेल्टिंग का मतलब कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया ये। तो अब भी मेल्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फिलहाल कौन सी स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो अब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो क्या होता है जो मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या कहता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक तक तो लगातार इंक्रीज होगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज
and thus high या higher intermolecular force of attraction, thus higher intermolecular force of attraction। क्लियर होगी बात ये कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो आर्सेनिक तक, सिर्फ आर्सेनिक तक इंक्रीज होंगे। फिर क्या कहते हैं, आफ्टर आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन आगे कि आफ्टर आर्सेनिक मतलब कि एंटीमनी और बिस्मुथ, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साइज तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साइंस का अकेला लॉजिक नहीं है, अब कौन सा लॉजिक लगेगा, तो वो देखो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग द टेंडेंसी, ड्यू टू डिक्रीजिंग द टेंडेंसी to make 5 covalent bond due to inert pair effect, due to inert pair effect, है ना। ये हमें पता है बहुत अच्छे से कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट किन में होता है, लार्ज साइज एटम्स में। तो कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट होंगे मतलब कि एंटीमनी और बिस्मुथ, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, इस वजह से वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते ही जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर है ना। तो ये जो लॉजिक है ये जरूर ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा ये डोमिनेंट नहीं होता है। क्यों डोमिनेंट नहीं होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि फिलहाल वो लिक्विड में है, और लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जनरली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मली इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, तो हम डेंसिटी का मतलब जानते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, मास लगातार बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रही है। तो मास बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बट डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी बढ़ती होगी, साइज बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी कम हुई, और ये दोनों फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगी भी और घटेगी भी क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी में जो चेंज आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन है, प्रभावी मोर पावरफुल फैक्टर कौन है। तो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास तो बढ़ रहा है, बट साइज जो बढ़ेगा वो इतना इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तब जो डेंसिटी होगी वो रेगुलरली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। तो क्या कहते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the density of elements continuously increases from नाइट्रोजन टू bismuth। ठीक है, और इसका रीजन समझ में आ गया ना। तो भी वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब डेंसिटी भी कम होनी चाहिए, बट जो डोमिनेंट फैक्टर हो गया वो डोमिनेंट फैक्टर कौन हो जाएगा, वो डोमिनेंट फैक्टर होगा हमारे पास मास का। ठीक है बेटा, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को नोट डाउन करोगे, अच्छे से समझोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।